पिछले वीडियो में हमने मौर्य वंश से संबंधित विभिन्न राजाओं के बारे में चर्चा किया था। आज हम इस कड़ी में मौर्य वंश से संबंधित राजनीतिक व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सुदृढ़ राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था परमावश्यक है। मैं विनोद यादव आप लोगों का नॉलेज कैप्सूल में स्वागत करता हूँ। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। जो मौर्य राजनीतिक व्यवस्था थी यह वंशानुगत, जो राजा का पद होता था वह वंशानुगत, केंद्रीय एवं राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वंशानुगत का मतलब कि यह किसी चुनाव प्रणाली के अंतर्गत नहीं था। राजा का पुत्र ही राजा होता था और यह केंद्रीकृत था और राजतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक तो समझ ही गए। और ये सेंट्रलाइज था, केंद्रीकृत था, मतलब कि सारे पावर थे राजा के हाथ में थे, सारे निर्णय राजा के द्वारा किए जाते थे। इसी को हम बोलते हैं केंद्रीकृत। डिसेंट्रलाइज नहीं था, ठीक है ना। विकेंद्रीकरण नहीं था प्रशासन का और सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं था। राजा निरंकुश होता था, ठीक है ना। और यह जो व्यवस्था थी इनकी राजनीतिक व्यवस्था अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांत के तहत कार्यरत था। जो चाणक्य का अर्थशास्त्र था उसमें राज के 7 अंग बतलाए गए थे। जैसे कि सबसे ऊपर राजा होता था, उसके बाद प्रमुख अधिकारी होते थे जिनको अमात्य का जैसे अमात्य होते थे मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र वगैरह होते थे। तो ये टोटल मिलाकर के 7 अंग होते थे। उसके बाद में जो सबसे प्रमुख अधिकारी या पदाधिकारी होते थे उसको हम महामात्र बोलते थे, उसको महामात्र बोला जाता था। और सबसे प्रमुख बात, राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था थी, लेकिन राजा उनके बात को मानने हेतु बाध्य नहीं होता था, ठीक है। तो चलिए हम मौर्य काल से संबंधित प्रमुख अधिकारियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पाण्याध्यक्ष की बात होती है, जो कि वाणिज्य से संबंधित ये अधिकारी था। उसके बाद में सीताध्यक्ष की बात होती है। देखिए, सीता इसका कृषि से संबंधित है। सीता का मतलब ही कृषि होता है। जैसे आपने रामायण में भी पढ़ा होगा, जो सीता का जन्म हुआ था, जनक जी जब हल चला रहे थे तो जमीन से उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो सीता का मतलब ये होता है, सीता कहीं भी आए तो मतलब कृषि से संबंधित, जमीन से संबंधित होता है। तो सीताध्यक्ष मतलब कि कृषि से संबंधित। उसके बाद में अक्षपटलिक होता था, जो महालेखाकार, आज के कै की भांति यह कार्य करता था। कै मतलब कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। आज का जो महालेखा परीक्षक होता है, कै होता है, उसकी भांति यह कार्य करता था, ठीक है। उसके बाद में पौताध्यक्ष, ये माप तौल से संबंधित था, यह माप तौल से संबंधित था। और रक्षिण पुलिस अधिकारी को बोला जाता था। रक्षिण से पुलिस अधिकारी, तो इसमें ज़्यादा डाउट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में न्यायालय जो था, न्यायालय 2 प्रकार के होते थे, कंठ शोधन और धर्मस्थीय। तो कंठ शोधन में फौजदारी मामले आते थे और धर्मस्थीय में दीवानी मामले आते थे। दीवानी मामले में ज़मीन जायदाद से संबंधित, और फौजदारी तो आप लोग समझते हैं कि जो कि क्राइम से रिलेटेड होता है। तो कंठ शोधन और धर्मस्थीय होता था। उसके बाद में जो मौर्य साम्राज्य में 4 प्रांत थे, लेकिन अशोक के समय में 5 हो गए थे, क्योंकि इन्होंने कलिंग को जीता था। कलिंग को जीतने के बाद ही इन्होंने धम्म नीति को अपनाया था। इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा प्राप्त की थी उपगुप्त के द्वारा। जो प्रांत जो होते थे, ये इसको छोटे छोटे इकाइयों में बांटा गया है प्रशासनिक सुविधा हेतु। जैसे प्रांत के नीचे विषय होते थे, विषय या आहार बोला जाता था, और उसके नीचे स्थानिक होते थे, और सबसे नीचे ग्राम होते थे। मतलब कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती थी। तो ग्राम के जो प्रशासक होते थे उसको ग्रामिक बोलते थे। और एक और बात ध्यान रखिएगा, 10 गाँवों को मिला करके उसका जो यहाँ पे संस्थापक लिखा गया, उसका जो प्रशासक होता था, प्रशासक, ठीक है, उसको गोप बोला जाता है। 10 गाँव के ऊपर जो एक प्रशासक होता था उसको गोप बोला जाता था, ठीक है ना। चलिए, और ग्राम के प्रशासक को ग्रामिक बोलते थे। उसके ऊपर स्थानिक होते थे, 800 गाँवों को मिलाकर स्थानिक होते थे। और विषय आहार मतलब कि आज के जिला से रिलेटेड हो गया, जिला की भांति यह कार्य करता था। इसके
इसके प्रमुख को विषयपति बोलते थे और प्रांत के प्रमुख को कुमार बोलते थे या आर्यपुत्र, राष्ट्रिक भी बोला जाता था। ठीक है ना, तो कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक बोलिए, प्रांत के प्रमुख को बोला जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन के लिए 6 समितियाँ थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। मतलब 6 समिति और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य, तो टोटल हो गए 30। टोटल 30 मेंबर होते थे नगर को चलाने के लिए। ठीक है, और यह इंडिका में वर्णन है, मेगास्थनीज ने इसका इंडिका में वर्णन किया है। अब हम अशोक के प्रमुख अधिकारी के बारे में चर्चा करते हैं। जो मौर्य से संबंधित अधिकारी थे उसके बारे में हमने देख लिया, लेकिन जब अशोक सबसे शक्तिशाली राजा थे उस समय के, तो अशोक ने भी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था अलग बनाई, क्योंकि जब जितना ज़्यादा सुदृढ़ होगा प्रशासन, राजनीतिक व्यवस्था और राज्य जितना बड़ा होगा, तो उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस किया जाना चाहिए और किया जाता है। तो अशोक ने उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए थे, अपने हिसाब से भी रखे थे। जैसे उन्होंने धम्म नीति भी अपनाया था। तो अशोक के समय में जो प्रमुख अधिकारी थे वो थे जैसे कि समाहर्ता मतलब कि कर निर्धारण, समाहर्ता कर निर्धारण से संबंधित था या टैक्स से रिलेटेड था, टैक्स का अधिकारी था। उसके बाद में सन्निधाता मतलब कोषागार से संबंधित था, कोषागार का यह संरक्षक था। सन्निधाता मतलब कि नज़दीक, तो एकदम कोषागार के नज़दीक ही रहता था। व्यवहारिक, ये न्यायाधीश होता था। आज भी जब जाते हैं आप कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वहाँ पे व्यवहार न्यायालय होता है। ठीक है ना, तो व्यवहारिक न्यायाधीश को बोला जाता था। उसके बाद में अंतः महामात मतलब सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार हेतु था। तो अंतः से समझिए, अंतः मतलब कि जो सीमा से संबंधित हो, जो बॉर्डर पे हो, तो एकदम लास्ट में होता। अंतः महामात मतलब कि सीमा क्षेत्रों में धर्म प्रचार, वह सीमा क्षेत्रों में धर्म प्रचार करता था। उसके बाद में अस्त्राध्यक्ष महिलाओं के नैतिक आचरण से संबंधित था। देखिए, स्त्री जो लिखा जाता है, स्त्री से अस्त्राध्यक्ष बना दिया गया, मतलब कि उस समय महिलाओं के नैतिक आचरण से संबंधित देख रेख करने हेतु भी अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। उसके बाद में रजुक एक अधिकारी होता था जो कि न्याय कार्य करता था। आजकल जैसे रजक टाइटल होता है ना, तो उस समय रजुक वो टाइटल नहीं था, वो रजुक होते थे जो कि न्याय संबंधी कार्य करते थे। ठीक है ना, न्याय संबंधित कार्य करते थे। उसके बाद में उतक होता था जो जिला में कर वसूली करता था, राजस्व वसूली करता था, राजस्व वसूली। उसके बाद में प्रदेष्टा, फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो प्रदेष्टा होता था फौजदारी न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसको प्रदेष्टा बोलते थे। उसके बाद में महामात्या प्रसर्प, यह गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था। ये आजकल जैसे रॉ वगैरह है ना, उसी तरह वहाँ उस समय होता था। जो मेन होता था गुप्तचर विभाग का, उसको महामात्य प्रसर्प बोलते थे। ठीक है ना, तो सबसे प्रमुख है तो महा इसमें लगाया हुआ है, महामात्य प्रसर्प। ठीक है, उसके बाद में चलो सेना की चर्चा करते हैं। अब इतना बड़ा साम्राज्य था, तो अगर सेना नहीं हो तो फिर उसका देख रेख उसको कैसे किया जा सकता है ना, तो सेना भी बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में भी देखिए, जिसके पास में साजो सामान ज़्यादा है, जो सैनिक रूप से सुदृढ़ है, तो उसी की तुति बोल रही है आज के दौर में। तो उस समय भी जिसके पास सेना, सुदृढ़ सेना होती थी, एक शक्तिशाली सेना होती थी, तो उसके साम्राज्य विस्तार हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। तो सेना को उस समय नगद वेतन दिया जाता था। देखिए, उस समय भी नगद वेतन, ऐसे नहीं टेम्पोररी रख लिया गया, नगद वेतन दिया जाता था। और खेती गृहस्थी मतलब कृषक के बाद में जो सबसे अधिक थे वो सेना की संख्या थी। ठीक है ना, सबसे पहला संख्या क्या था, कृषक का, उसके बाद में सेना। और देखिए, मौर्य शासन के दौरान ही शक्तिशाली नौसेना थी। ठीक है ना, उनके पास नौसेना थी। अब देखिए, मध्यकाल की जब आप चर्चा करेंगे तो भारतीय शासक के पास में, किसी भी भारतीय शासक के पास में नौसेना, शक्तिशाली नौसेना नहीं थी, छोटी मोटी सेना ऐसे वो लोग रखे हुए थे। लेकिन उस समय देखिए, प्राचीन भारत में अशोक के समय में या मौर्य के समय में, मौर्य वंश के समय में देखिए शक्तिशाली नौसेना थी। तो ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, प्लिनी ने जो वर्णन किया है, प्लिनी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा था, तो उसने मौर्य के बारे में क्या लिखा था और उनकी सेना के बारे में क्या लिखा था, तो चलिए हम इस पर एक नज़र डालते हैं। उन्होंने देखिए, प्लिनी ने बोला था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी पैदल सेना में 6 लाख पैदल सेना, घुड़सवार 30,000
हाथी 9,000, रथ 8,000। ठीक है, सबसे ज़्यादा पैदल सेना 6 लाख, घुड़सवार 30,000, हाथी 9,000 और रथ 8,000। उसके बाद में मेगास्थनी ने सेना के प्रशासन हेतु 6 समितियों का वर्णन किया है। प्रत्येक में 5-5 सदस्य होते थे। जैसे मेगास्थनी ने नगरों के बारे में भी बोला है, नगरों में 6 समितियाँ थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य थे। उसी तरह यहाँ भी जो सेना को चलाने हेतु यहाँ भी 6 समितियाँ थी और प्रत्येक में 5-5, मतलब कि यहाँ भी जो सेना की जो परिषद थी, यहाँ भी टोटल 30 सदस्य थे। ठीक है ना। उसके बाद में आते हैं हम गुप्तचर की चर्चा करते हैं। जब इतना बड़ा प्रशासन होगा, इतना बड़ा राज होगा, तो गुप्तचर व्यवस्था के बिना उसको चलाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए गुप्तचर व्यवस्था भी उस समय का सुदृढ़ था। और अस्त्र शास्त्र में जो गुप्तचर है उसको गूढ़ पुरुष कहा गया है, गूढ़ पुरुष। और देखिए, एक जगह जो काम करता था गुप्तचर, उसको संस्था, और घूम घूम कर काम करने वाले को संचार। तो इसमें ज़्यादा संस्था तो कहीं एक ही जगह बनाते हैं ना, भले उसके कई सारे ब्रांच हो सकते हैं, बट संस्था जैसे उसका तो ऑफिस एक ही जगह, तो उसी तरह जो एक जगह काम करते थे उसको संस्था बोला जाता था, और घूम घूम कर काम करने वाले को संचार बोला जाता था। आज भी देखिए, आज भी जो गुप्तचर व्यवस्था है, एक तो होता है कि जैसे दूसरे जगह जा कर के वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और एक गुप्तचर संस्था ऐसी होती है कि जो कि यहीं पे रह कर के जो स्थानीय रहती है, और कोई दूसरा कोई अगर आपके बारे में गुप्तचरी करता है, आपके बारे में जानकारी प्राप्त करने की, मतलब दुश्मन देश का गुप्तचर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो उससे वो रक्षा करता है, उसके बारे में वह मतलब सतर्क रहता है, और यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन, अपने देश से कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे जगह ना जाए, इस तरह की व्यवस्था आज भी है। तो उस समय भी था कि एक जगह, एक तो होगा कि स्थानिक होगा, और एक दूसरा होगा कि जो दूसरे जगह जा कर के अपना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और आगे हम चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में। धन्यवाद।